गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो जैसा कि आपको पता है, भारत का इतिहास जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत हमारा चल रहा था, उसमें 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है चौथा टॉपिक, यानी कि महाजनपद काल। तो इसी तरह से हम लोग क्रम से जो है टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे और आज के टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे और आज के टॉपिक के प्रश्न सारे के सारे कवर करते हैं इस वीडियो में। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी साथी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके। तो होता क्या है कि टॉपिक तो यही रहते हैं, बस प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, बाकी सब यही सब है। और सारे टॉपिक हम लोग क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीधा पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है हमारा टॉपिक, महाजनपद काल। स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नों को। तो देखिए, पहला ही प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं। तो पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है, ठीक है, याद रखना, या फिर ग्राम भोजक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो पुराना नाम था वो था अवंतिका। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था वो ईरानियों के द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं आगे। और आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ये किया था 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो कुड़िक कहा जाता था अजात शत्रु को, जो कि हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो ये की थी उदयन ने, याद रखना। पाटलिपुत्र नामक जो शहर था, जो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसाया गया था, वो जो है उदयन ने उसकी स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। तो ये हुई थी बेबीलोन में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे पुर भी कहते थे, तो सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो ये झेलम नदी के तटों पर, एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ पुर की सेना। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो ये है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। आज का हमारा अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये थी राजगिर या फिर गिरिव्रज, दोनों एक ही नाम है। और ये नाम जो है बदले गए कब कैसे, वो आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो देखिए अभी बताया गया किसके द्वारा, उदयन के द्वारा, याद रखना, ठीक है। पाटलिपुत्र जो राजधानी के रूप में चयन किया गया तो वो उदयन के द्वारा। और पाटलिपुत्र
नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। किसने? उदयन ने। तो चलिए अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद, जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो ये हुआ था सदी में हुआ था। सॉरी फॉर दैट। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी फॉर दैट। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये था नंद वंश का। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो था मगध। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था घनानंद। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो वो 600 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? वो खोदी गई थी कलिंग में। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो ये था ईरानी शासक डेरियस। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसी कारण बस वह अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था। उसने भी, यानी इसके पुत्र ने भी राज्यारोहण के लिए अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये था शिशुनाग। ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख? ये दोबारा से रिपीट हो गया है मुझे लग रहा प्रश्न। ठीक है, कोई नहीं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये था अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ के बारे में अगर बताऊं तो ये मौर्य वंश के सबसे अंतिम सम्राट थे। अंतिम सम्राट। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। तो कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो यहाँ भी भोजक कहा गया। इससे पहले ऊपर एक प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कलि ग्रंथों लिखा है, ये कलि ग्रंथों मुझे नहीं लग रहा सही। यहाँ पे पाली ग्रंथ तो सही है। चलिए कोई नहीं, आप लोग देख करके हमें चेक करके बताएं ये पाली ग्रंथ होगा या कलि ग्रंथ। भाई पाली ग्रंथ तो हमने देखा, अभी ऊपर भी पढ़ा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है ना। चलिए खैर, बढ़ते हैं आगे आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। तो अब चलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं वो यहाँ से देखिए, जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ। संगीतियों का मतलब होता है सभाएं। ठीक है, तो 2 हुई थी जैन संगीतियाँ और 4 हुई थी बौद्ध संगीतियाँ। तो इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो पहली जैन संगीति हुई थी
वो किसके समय में हुई थी, ध्यान से देखना, वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था स्थूलभद्र। तो ये तो हो गई पहली संगीति की बात। कौन सी संगीति, जैन संगीत की बात चल रही है यहाँ पे। और जो दूसरी जैन संगीति थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, वल्लभी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रमण। ये 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। और 4 हुई थी बौद्ध संगीतियाँ, जिनके बारे में अब देखते हैं। तो ये हमारी बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं ना, तो उसमें संगीति, बौद्ध संगीति हो या जैन संगीति हो, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्या कह रहा है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। और किसके शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे महाकश्यप। दूसरी देखिए, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी तो वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। किसके समय में हुई थी, यानी किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। और किसका अध्यक्ष कौन था, तो सर्वकामनी इसका अध्यक्ष था। अगला है हमारा तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, पूरा नाम यही है। वैसे यहाँ पे मोगलीपुत्र लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग देख कर ही पहचान लेंगे, जहाँ भी मिल जाएगा। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी, तो वो हुई थी आपकी चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी। किसके शासन में हुई थी, शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किस जगह पे हुई थी, कुंडल वन में, यानी कि कश्मीर में हुई थी। और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो इस सारणी को, इस टेबल को अगर आप एक बार याद कर लें तो सारे प्रश्न इससे संबंधित जितने भी हैं सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मिलती है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए प्रमुख महाजनपद, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे महाजनपद दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है उसकी राजधानी। ये रहा महाजनपद, है ना, ये महाजनपद और ये उसकी राजधानी है। तो देखिए जो पहला है मगध, मगध महाजनपद है। उसकी जो राजधानी थी तो कौन सी थी, वो राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अंग, अंग महाजनपद, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा, आधुनिक में अब जो है भागलपुर, ठीक है, जो कि बिहार में है। अगला है महाजनपद हमारा काशी, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी यानी बनारस, ठीक है। और जो चौथी है हमारी, चौथा महाजनपद वो बज्जी, और बज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली, मिथिला जिसे कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इनके बारे में और भी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, वो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। महाजनपद और उनकी जो राजधानी रह चुकी हैं वो, ठीक है। तो देखिए अभी आते हैं 5वीं राजधानी पर, 5वें महाजनपद पर। और 5वां महाजनपद क्या है, कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसके बाद छठा कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद चेद, चेद की राजधानी शक्तिमती। इसके बाद मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा। अगला है अस्मक, अस्मक की राजधानी पौदन्य या पोतन। इसके बाद आता है अगला, और अगला है हमारा वत्स, वत्स की राजधानी जो है वो थी कौशाम्बी, जिसे पहले कोसम कहते थे, ठीक है। अगला है पांचाल, पांचाल की जो राजधानी है अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। अगला है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जो कि जयपुर में है। अवंती, अवंत की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती। अवंती जो है उज्जैन को ही कहते हैं। अगला है गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्पकलावती, ठीक है। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा।
आते हैं 2-3 और बचे हुए हैं। 16 थे ना? हाँ, 5 15 16वाँ लास्ट बचा है। वो लास्ट है हमारा। देखिए 15वाँ तो हो गया सूरसेन की राजधानी मथुरा, और अपना लास्ट है ना 16 महाजनपद थे कम्बोज, और कम्बोज की राजधानी राजपुर। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। और इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा समाप्त। और अब जो आएगा वो है मौर्य काल, और मौर्य काल की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले जितने वीडियो आपने नहीं देखे हैं, जो भी हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं और चौथा ये भी पूरा हो गया है, तो इन सारे वीडियो को देखें। काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्य काल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।